ये संख्या पद्धति का तुम्हारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुम्हें बता देना चाहूँगा वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, वैसे वास्तविक संख्याओं में हमारी जो विशेष प्रकार की संख्या होती है उन्हीं का मेन रोल है अरिथमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में पहले जानकारी दे देते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार के सबसे पहले चलो वास्तविक, ये आपकी संख्या है जिनकी इंग्लिश क्या होती है, रियल नंबर्स। ठीक है, ये हो गई हमारी वास्तविक संख्याओं की ये हेडिंग। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या तुम्हारी किस रूप में होती हैं, जैसे 2 हो गया, -1 हो गया। ठीक है, उसके अलावा पाई हो गया, √3 हो गया, -70/3 हो गया, इसी प्रकार से 0 हो गया। ठीक है, 0.5 हो गया। ऐसे जितनी भी नंबर होते हैं तुम्हारे सब वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए मेन बात क्या है कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमें जो विशेष प्रकार की संख्याएं देखने को मिलती हैं, हम लोग उन्हीं संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करने चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा अरिथमेटिक में बहुत सारी क्वेश्चन बना करते हैं। ठीक है, तो वो जो संख्या है हमारी कुछ इस प्रकार से है। जैसे सबसे पहले हमारी ये आती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या आती है, प्राकृतिक संख्या। इसकी जो इंग्लिश रहती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इनका जो फॉर्म होता है इस प्रकार का रहता है और ये आगे आती रहती है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को गिना करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, इनकी कभी समाप्ति नहीं होती है। और प्राकृतिक संख्याओं का जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है, x + 1 x + 2 और x + 3 और ये डॉट डॉट आगे आता ही रहता है। व्यापक रूप का मतलब ये हो गया कि जो श्रेणी आपकी जा रही है वही यही श्रेणी है। बस x अगर आपने जो संख्या मान लिया, ठीक है, उसी के हिसाब से ये श्रेणी में तुम्हारा इसी का हिस्सा अपना मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब ये प्राकृतिक संख्या का व्यापक रूप है। अगर आपने x को 1 मान लिया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने x को 2 माना तो तुम्हारे 2 3 4 5 ऐसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं। ठीक है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, इनसे क्वेश्चन बना करते हैं, इसलिए इसी चीज़ हम समझा रहे थे। ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर बना दे, क्या चीज़, किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलते 50 है। तो किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को कह रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, 4, ये 4 हमारी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगे। ठीक है, और योग के लिए हम लोग क्या करेंगे, योग के लिए बीच में प्लस साइन देंगे। ठीक है, जैसे बीच में प्लस साइन देंगे तो ये हमारा योग बन गया, सॉरी ये क्या बन जाएगा, योग, और यही हमारा 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो किसने कहा था, और क्वेश्चन में कह रहा था कि तो फिर दूसरी व चौथी संख्या में योग व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारी कोई 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या बन चुकी हैं जिनका योग 50 है। तो सबसे पहले हम संख्याओं को निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर x हमारा 4 बार है तो ये हमारा टोटल 4x बनाएगा। उसके बाद में 1 2 ये मिलकर तुम्हारा 3 और ये 3 तुम्हारा 6, तो +6 = अपना 50 हुआ। अब हमें x निकालना है तो सबसे पहले जुड़ा या घटा हुआ नंबर उस तरफ भागेगा, तो ये तुम्हारा +6 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x, उस तरफ है अपना 50, तो ये तुम्हारा +6 उस तरफ जाएगा, तो नियम के हिसाब से वो माइनस में जाएगा। जब भी पॉजिटिव संख्या तुम्हारी उस तरफ जाती है, मतलब इक्वल बराबर चिन्ह उस तरफ जाती है तो माइनस में चेंज हो जाती है, और माइनस की संख्या जब उस तरफ जाती है तो प्लस में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा 6 इसमें 50 में निकलेगा तो ये 44 मिल जाएगा। अब देखिए कि नियम होता है गुणा का नंबर, मतलब हमें यहाँ x निकालना है, तो ये जो गुणा का नंबर 4 है वो बराबर के उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो वो भाग में जाएगा। नियम होता है कि जब कोई संख्या, देखो भाग में आ गए, 11 बार में चला जाएगा, अतः x तुम्हारा 11 है। पहली प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, 11, दूसरी हो जाएगी 12 13 14। ठीक है, तो ये 11 12 13 14 इतना हुआ। तो हाँ पहले हम नियम बता देते, मतलब ये नियम होता है कि जब कोई गुणा की संख्या बराबर के उस तरफ जाती है तो वो भाग में जाती है, और भाग की संख्या बराबर के उस तरफ जाएगी तो हमेशा गुणा में जाती है। तो ये हमारी चारों संख्या निकल आई है। क्वेश्चन में कहा था कि तो फिर दूसरी व चौथी संख्या का योग और अंतर निकालो।
तो दूसरी और चौथी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या है 12 और चौथी है 14। योग के लिए बीच में प्लस मारेंगे और ये हमारा 26 बन चुका। क्लियर। और अंतर के लिए, अंतर सदैव दो संख्याओं के बीच में पूछा जाता है, तो अंतर में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी पड़ती है। तो यहाँ पर 14 और 12 के बीच अंतर देखा जाएगा तो 2 मिल जाएगा। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन के हिसाब से जवाब बन गए। ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या था, एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 50 है, तो उनमें दूसरी व चौथी संख्या का योग व अंतर क्या है। तो वो तुम्हारे यहाँ से क्लियर हो चुका। तो आपने समझ लिया प्राकृतिक संख्या किस रूप में होती है, उनका व्यापक फॉर्म जो बनता है वो कैसा होता है, और उनका हमारे अंकगणित में क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें क्या रोल होता है, वो आपने समझ लिया। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं आगे, अब देखते हैं अगली संख्या जो हमारी है। प्राकृतिक के बाद हम सम संख्याओं के बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों को। सम संख्या है जिन्हें इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। इनका रूप इस प्रकार का होता है 2 4 6 8 ऐसे करके। इनका जो व्यापक फॉर्म बनता है x + 2 x + 4 और ये x + 6 ऐसे चला जाता है। ठीक है। ये व्यापक रूप जो है ना वो इसके हिसाब से, जैसे दो में 2 जोड़ा है तभी 4 आया, 4 में 2 जोड़ा है तभी 6 आया है। ठीक है। और 6 में 2 जोड़ा है तभी 8 आया है। तो ये है हमारा। अगर हमारी कोई सम संख्या x होगी तो उसके आगे आने वाली सम संख्या क्या बनेगी, 2 जोड़ने पर मिलती चली जाएगी। तो इसी प्रकार से x + 2 x + 4 ये हमारी बनते चले गए। तो इनसे ही हमारे क्वेश्चन बना करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जो कह रहा है किन्हीं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है। किन्हीं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 क्वेश्चन कह रहा है। तो हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 ये सम संख्या 4 क्रमागत सम संख्या अभी लिखी है। तो हम क्या करते हैं, 5 क्रमागत सम संख्या बनाते हैं। तो हम अगली जो हमारी सम संख्या होगी वो x + 8 हो जाएगी। सभी को योग करने के लिए बीच सभी संख्याओं के बीच में हम प्लस कर देंगे तो ये उनका योग बन गया। और ये अपना योग जो है ना ये 90 कह रहा था क्वेश्चन में। ठीक है। तो जब ये 90 है तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे x के लिए। ठीक है। तो x हमारा कितनी बार है, 5 संख्याएं थी तो 5 बार x होगा। ठीक है। तो ये हमारा 5x हुआ। और ये 2 4 6 6 6 12 8 20 प्लस का 20 उस तरफ क्या है 90, तो प्लस का 20 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 70 मिल गया। x निकालें गुणा का नंबर बटे में जाएगा तो 70/5, 70/5 यानी कि 14 हमारा आंसर, x का मान 14 आ जाएगा। तो जब x 14 है तो पहली संख्या हो जाएगी 14, दूसरी 14 + 2 यानी कि 16। ठीक है। तो 14 + 2 पहली हो गई तुम्हारी क्या 14, ये 14 + 2 यानी कि 16, फिर ये 14 + 4 यानी कि 18, इसी प्रकार से 20 22। ठीक है। ये संख्या हो जाएगी। तो इसमें बस यही पूछा था कि किन्हीं 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग अगर 90 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करो, ये कहा था। ठीक है। और कुछ नहीं। इतना हो जाने के बाद में चलो अब हम लोग क्या करते हैं, विषम संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अगली जो संख्या हमारी बन रही है विषम संख्या। ठीक है। तो विषम संख्या हमारी जो होती है वो देखिए, यहाँ पर संख्याओं की परिभाषा जो हम बोल रहे हैं वो लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली समझ लीजिए, बस इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं। विषम संख्या हमारी इस फॉर्म में, विषम संख्या की जो इंग्लिश रहती है ऑड नंबर्स रहती है। ठीक है। इंग्लिश भी जानना ज़रूरी इसलिए बता के चल रहे हैं। उनका फॉर्म जो रहता है इस प्रकार का बनता है। ठीक है। और ये अनगिनत आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखो इनका जो व्यापक फॉर्म बनेगा वो भी हमारा सम संख्याओं का जो व्यापक फॉर्म बना था, व्यापक रूप वैसा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगली संख्या बनाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ रहा है प्रत्येक संख्या में। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, तो ये इसी 5 में 2 जोड़ा 7। तो इसका मतलब इनका भी हमारा व्यापक रूप कैसा बनेगा, जैसे सम संख्याओं को बना था x + 2 x + 4 x + 6, और ये ऐसे ही आगे आते रहेंगे। ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन बना करते हैं। कैसे, जैसे तुम्हारे क्वेश्चन ये कहते हैं कि कोई 6 क्रमागत विषम संख्या है जिनका योग 12 × 11 है। अब यहाँ पे कोई 6 क्रमागत विषम संख्या है कह रहा है जिनका योग 12 × 11 है। तो हम व्यापक जो फॉर्म है उनसे 6 संख्याएँ 6 क्रमागत विषम संख्या बनाएंगे। तो पहली x, तो दूसरी हो जाएगी x + 2, तीसरी हो जाएगी x + 4। ठीक है। और चौथी क्या हो जाएगी x + 6, और पाँचवीं हो जाएगी x + 8,
उसके बाद में जो छठवीं बनेगी x प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्रमागत विषम संख्या हो गई। तो योग करेंगे प्लस लगा के सभी संख्याओं के बीच में, तो ये योग हमारा कितना 12 गुणा 11 बता रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 गुणा 11 का मतलब है 132। यहाँ x अपना कितना 6 बार आएगा, क्योंकि 6 बार यहाँ पर संख्याएं अपनी कहा है, ठीक है। तो जब 6 बार आएगा तो ये 6x हो जाएगा। अब ये 2 4 6 6 6 12 12 8 20 10 30, तो प्लस का 30 यहाँ बना और बराबर में 132 चल रहा था, ठीक है। तो हमें क्या करना, प्लस का 30 उस तरफ जाएगा तो तुम्हारा माइनस का 30 हो जाएगा, जो कि 102 बनाएगा। और यहाँ हमारा क्या चल रहा है 6x। अब हमें x निकालना है तो गुणा का नंबर बटे में जाएगा, तो x बराबर 102/6, 6 कम 6 बचेगा 4, दाएँ हैं 2 42, 6 7 42, यानी कि x का मान 17 आया। तो जब x 17 आया तो इसका मतलब उन 6 क्रमागत विषम संख्याओं पहली संख्या क्या होगी 17। तो फिर आगे की 17 + 2 यानी कि 19, फिर आगे की 17 + 4 यानी कि 21। तो ऐसे तुम्हारी 23 25 27 ये 6 तुम्हारी क्रमागत विषम संख्या बन के तैयार हो गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा था जो कि बन चुका है। और इसमें एक बात और कह दिया था कि उनमें कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य है ये भी बता देना। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है ऐसा मैंने अभी बताया नहीं, अभी आगे बताने वाले हैं। फिलहाल तो ये बता देते हैं 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है और 23 अभाज्य है। तो इसमें 3 संख्या है जो कि 17 19 और 23 हैं वो अभाज्य है। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हम तुम्हें पूर्णांक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी संख्याएं जो हम बताने जा रहे हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं के ही अंतर्गत आती हैं, ठीक है। कोई भी संख्या तुम्हारी बाहर नहीं रहेगी। पूर्णांक पूर्णांक जिनकी इंग्लिश क्या होती है इंटीजर्स, ये होते हैं हमारे पूर्णांक। इनका फॉर्म जो देखा जाए तो इस प्रकार से होता है 0 के दाएं +1 +2 +3 +4 और ये ऐसे ही फिर आते रहते हैं, ठीक है। ये नंबर जो है एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 5, ऐसे आते रहेंगे। और 0 के बाएं चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 और ये भी ऐसे आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखने को मिल रहा पूर्णांक हमारे क्या है। पूर्णांक स्वयं में एक पूरा अंक या संख्या होती है जो कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक 3 भागों में बटा हुआ होता है पूर्णांक, ठीक है। अब जैसे देखो अंक और संख्या क्यों कहा, क्योंकि अभी तो ये हमारे अंक कहलाएंगे। हम +1 को 1 लिख सकते, +2 को 2 3 4 ऐसे, लेकिन इनको कभी भी इनको हमेशा ऐसे लिखेंगे विद साइन, विद माइनस साइन के साथ में, ठीक है ये चीज़। तो ये अभी 1 2 ये जो है ना ये तुम्हारे अंक चल रहे हैं। आगे चल के हमारा जो वैसे बढ़ते रहे तो हमारा 17 भी तो आ सकता है, तो ये संख्या बनने लगी। तो पूर्णांक क्या होता है, एक संख्या या अंक होता है, वो भी ऐसा जो अपने आप में पूरा होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा बना क्या चीज़, पूर्णांक की परिभाषा। अब देखिए ये चीज़ और बताते हैं। पूर्णांकों से तुम्हारा क्वेश्चन डायरेक्टली मौखिक टाइप ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ मतलब 0 से बड़े और 4 से छोटे पूर्णांक कितने हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए नंबर ये इसमें क्या होता है कि हम जितना आगे जाएंगे अगली संख्या पिछले की अपेक्षा हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। 0 की अपेक्षा 1 बड़ा है और 0 की अपेक्षा 4 बड़ा है, 3 की अपेक्षा 4 बड़ा है, -3 की अपेक्षा -1 बड़ा है, -3 की अपेक्षा -2 बड़ा है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर कह दे यहाँ पर पूर्णांक में क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है कि जैसे कहते 0 से बड़ा और 4 से छोटा, या 0 से बड़े 4 से छोटे पूर्णांक बताओ। तो 0 से बड़े का मतलब 0 की उस तरफ, 4 से छोटे का मतलब 4 की इस तरफ। तो पूर्णांक हमारे +1 +2 +3 जिसे हम 1 2 और ये 3 बोलते हैं, ठीक है ये चीज़। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो पूर्णांक का बहुत बड़ा रोल है, इसको अच्छे से समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो अब हमारी आगे आने वाली संख्या है क्या चीज़, परिमेय संख्याएँ। तो उसमें देखना पूर्णांक का कितना अच्छा रोल है। परिमेय संख्याएं जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये देखो
परिमेय संख्या जो होती हैं पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, ये तुम्हारे पूर्णांक देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार के पूर्णांक होंगे कि क्यू तुम्हारा शून्य पूर्णांक नहीं रहेगा, ठीक है, बटे वाला नंबर शून्य पूर्णांक नहीं होगा। और दोनों का जो एचसीएफ रहेगा, यानी कि पी क्यू का जो एचसीएफ रहेगा वो सदैव एक, अर्थात पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो सिर्फ एक होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो 1, 2 और 3, इन तीनों शर्तों को फॉलो करने वाला ये वाला रूप ही तुम्हारा परिमेय संख्या होता है। जैसे 1/7 परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, -1/3 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 0/-1 या +1 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, -2 +2 इसके बटे में, इसका जो मान रहेगा वो हमेशा ही रहेगा। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से हमारा 2 जो है ना, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो ये जो है ना पी अपॉन क्यू पी अपॉन क्यू पी अपॉन क्यू पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म बन रहे हैं, और जहाँ क्यू तुम्हारा ऊपर पी और क्यू सभी पूर्णांक देखने को मिलेंगे, ऊपर नीचे के जो मान है सभी पूर्णांक हैं, और नीचे का जो मान है वो क्यू तुम्हारा शून्य पूर्णांक कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये सारी संख्या परिमेय है। अब देखो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अपरिमेय संख्या जो होती हैं परिमेय संख्याओं की बिल्कुल उल्टा होती हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं के बिल्कुल उल्टा, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये संख्या जो होती है स्क्वायर रूट के अंदर आती हैं, ठीक है, ज़्यादातर स्क्वायर रूट के अंदर, √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, और 2 + √5 हो गया। और कहा जाए तो √4 जो है ना, ये हमारा परिमेय नहीं बनेगा, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए तुम्हारा √4 मतलब ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंतर्गत हो और पूर्ण वर्ग ना हो, तो वो हमारे पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या दर्शा देता है। अपरिमेय संख्या दर्शा देता है। और अपरिमेय संख्या का एक ये सिद्धांत होता है कि वो किसी भी परिमेय संख्या के साथ में जुड़े, घटे या गुणा करे या भाग करे, हमें पूरा का पूरा फिर अपरिमेय ही बना लेता है। यहाँ पर ये परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, तो इसलिए ये पूरा तुम्हारा अपरिमेय हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के नंबर अपरिमेय में जाते हैं। और पाई भी हमारा अपरिमेय है, ठीक है, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो हमेशा 3 दशमलव के बाद में तुम्हारे मतलब 3 पॉइंट ऐसे करके तुम्हारे नंबर आगे आते रहते हैं। और वो जो नंबर आते हैं वो कोई रिपीटेड ग्रुप नहीं बनाते हैं। जैसे रिपीटेड ग्रुप का मतलब एक संख्या में ऐसी ले लें, तो ये देखो अंक तुम्हारे दशमलव के बाद में ख़त्म नहीं हो रहे हैं और ये रिपीटेड ग्रुप बना रहे हैं। तो ये जो है ना, ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो P/Q का ये फॉर्म ज़रूर बन जाएगा। इस संख्या का रूप ऐसा बनेगा, अंश बटे हर, अर्थात पूरा ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, ये गारंटी 100% ये बन जाएगा ऐसा। तो इसलिए ये संख्या तुम्हारी परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन ये जो संख्या है ये ऐसी नहीं बनती, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद में जो अंकों के जो ग्रुप आते हैं वो चेंजमेंट आते हैं, वो कभी भी रिपीट नहीं करते हैं कि बार बार कि 1 3 1 3 1 3 ऐसे आने लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए तुम्हारा पाई अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान कुछ लोग कहते हैं 22/7 होता है, लेकिन ऐसा नहीं। पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर आता है, लेकिन बराबर कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए 22/7 परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है। इतना हो जाने के बाद में अब देखते हैं कि अब क्या है आगे। परिमेय हो चुका, अपरिमेय हो चुका, उसके बाद में हम लोग पूर्ण संख्या जानते हैं। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, अब इसको भी समझ लेते हैं। पूर्ण संख्याएं जो अपनी होती हैं उनकी इंग्लिश क्या रहती है, होल नंबर्स। अगर प्राकृतिक संख्याओं के बगल में हम 0 को रख दे तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हमारी है, यानी पूर्ण संख्या इसलिए कहा गया है क्योंकि दुनिया की सारी संख्याएं इसी में मौजूद हैं, अगर सही से देखा जाए पॉजिटिव वाली। क्योंकि 0 से 9 से तो सारी संख्या बनती है, उसके बाद में भी 10 11 इसमें चलने लगते हैं, और जो ये जो है ना वो सब इन्हीं से ही तो मिलकर बनने शुरू हो जाते हैं। तो पूर्ण संख्या इसीलिए कहते हैं। चलो ये पूर्ण संख्या हो चुकी। उसके बाद में भाज्य संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में डिविजिबल नंबर्स बोलते हैं, डिविजिबल नंबर्स। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, देखिए वह संख्या जो एक
और स्वयं, मान लेते हैं जैसे 2 है तो 2 अगर 1 और स्वयं 2 के अलावा किसी भी संख्या से अगर डिवाइड ना हो तो तुम्हारी सॉरी ये जो 2 है अगर 1 और स्वयं, स्वयं का मतलब होता है यही, ठीक है। तो अगर ये 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य, कम से कम किसी अन्य एक नंबर से डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो तुम्हारा भाज्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये तुम्हारा 1 और 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा तो ये अभाज्य में चला जाएगा, भाज्य नहीं है, ठीक है। ऐसी 3 की भी यही चीज़ है, 3 1 और 3 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, ये भी तुम्हारा भाज्य नहीं है। लेकिन अगर 4 को देखा जाए तो ये 1 और 4 के अलावा 2 से कट जाता है पूरा पूरा, तो ये तुम्हारा भाज्य की लिस्ट में आ गया। इसी प्रकार से 6 को अगर देखा जाए तो 1 और 6 के अलावा ये 2 और 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये भी भाज्य है। तो भाज्य संख्या है हमारी कैसी, 4 6 आगे चल के फिर 8 भी मिलेगा, फिर 9 भी मिलेगा, ऐसे मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अभाज्य जानते हैं। अभाज्य संख्याएं, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। देखिए अभाज्य संख्या होती है, सबसे पहले उनकी इंग्लिश बताते हैं। अभाज्य संख्या की जो इंग्लिश रहती है वो होती है प्राइम नंबर्स, ठीक है। और अभाज्य संख्या जो होती है भाज्य संख्या की बिल्कुल उल्टा होती है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या मान लेते हैं 2 को 1 और स्वयं यानी कि 2 के अलावा हम किसी भी संख्या से डिवाइड ना कर पाए पूर्णतया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तुम्हारा एक अभाज्य नंबर है। और सच में 2 तुम्हारा 1 और 2 के अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होगा। इसी प्रकार से 3 को भी 1 और 3 के अलावा किसी से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, अभाज्य है, अभाज्य है। और आगे का तुम्हारा 4 वो तो भाज्य है, 5 अभाज्य है क्योंकि 5 को मैं 1 और 5 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के अभाज्य हमारे नंबर मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे तुम्हारा हो गया आगे 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे मिलते चले जाते हैं, ठीक है। 2 3 5 7 11 13, ठीक है। और 17 19 23 करके ऐसे अभाज्य संख्या तुम्हारी आती रहती हैं। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं क्या है अभाज्य संख्या के बाद में सहअभाज्य संख्याएँ। तो सह अभाज्य संख्याएँ, सह अभाज्य संख्याएँ, तो इनकी इंग्लिश होती है को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। तो सहअभाज्य संख्या किस प्रकार की होती है, देखिए इसमें तुम्हें 2 संख्या हमेशा देखने को मिलेगी और दोनों संख्या ऐसी होंगी कि जिनका एचसीएफ हमेशा सिर्फ 1 होगा, अर्थात जिनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड तुम्हारा 1 देखने को मिलेगा। जैसे हम 2 और 3 को ले लें और इनके अगर फैक्टर बनाएं तो 2 गुणा 1 इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1, इन दोनों में बस यही तो हमें कॉमन मिला, तो ये तुम्हारे अभाज्य सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम 4 को ले लें और ये तुम्हारा ले लें 6, तो इसमें देखो 2 गुणा 2 इसको लिखेंगे इंटू 1 और इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 1, तो इसमें वो इन दोनों में देखो 1 के अलावा में ये 2 भी मिल गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका मतलब ये तुम्हारे अभाज्य की लिस्ट में सहअभाज्य नहीं होंगे। हाँ अगर हम यहाँ पर तुम्हारा और कुछ कर दें, जैसे 9 कर दिया तो अब हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए तो तुम्हारा 2 गुणा 2 1 हो जाएगा और इसके लिए 3 गुणा 1, तो यहाँ पर ये मिलेगा और ये तुम्हारे कोई उभयनिष्ठ नहीं मिलेंगे। तो 4, 9 भी तुम्हारा सहअभाज्य संख्या हो चुके हैं, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या इसी प्रकार से आप और भी महसूस कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा 5 हो गया, 5 कहाँ हम मान लेते हैं 11, ऐसे ही तमाम, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका एचसीएफ हमेशा या दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड वो सिर्फ 1 होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो सहअभाज्य हो जाने के बाद में कोई संख्या, ठीक, एक बात लिखाते हैं, वो क्या है, जैसे देखो अभी हम लोगों ने भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ा, ठीक है। तो अभी तो क्या है कि जैसे हम लोगों ने ये देखा है कि 2 3 फिर आगे 2 3 फिर उसके बाद में 5 7 11 ऐसे करके ये तुम्हारे नंबर जा रहे हैं जो कि अभाज्य हैं। तो ऐसे तो हम बता सकते हैं कि तुम्हारे ये 11 13 ये सब अभाज्य हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी संख्या आगे पहुंच जाए, जैसे कोई कहते बताओ 339 तुम्हारा भाज्य के अभाज्य, तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें शुरू से ऐसे अंत तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार चेक करते हुए, उसमें बहुत टाइम लगेगा। हम लोग क्या करेंगे
एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या सिद्धांत के हिसाब से डायरेक्ट इस संख्या को बताएंगे कि तुम्हारा भाज्य की आवाज़। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दी गई जो संख्या होती है, दी गई जो अपनी संख्या है उसको लिखेंगे और उस संख्या से बड़ी, उस संख्या से बड़ी मतलब उस संख्या के तुरंत बाद ऐसी संख्या देखते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसके तुरंत बाद हमारा पूर्ण वर्ग ये है। तो अब देखते हैं ये किसका पूर्ण वर्ग था, तो भाई ये तो 19 का पूर्ण वर्ग है, मतलब 19 का स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं काउंट करेंगे, लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे, हम तो लिखने वाली भी बात नहीं करते हैं। तो 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से बारी बारी से इस संख्या को डिवाइड करते हैं। अगर ये तुम्हारा उनमें से किसी एक संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो ये तुम्हारा भाज्य संख्या है, अतः अभाज्य। ठीक है, तो 19 के नीचे अपना क्या आता है, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11, 13, फिर आ गया 17। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो अगर हम देखा जाए तो 2 से तुम्हारा ये 339 नहीं कटेगा। ठीक है, क्यों नहीं कटेगा, अभी ये विभाज्यता के नियम अभी हम आगे बताने वाले हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, हमने जो कहा ये गलत है, ये 3 से संख्या कट जाएगी। ठीक है, जैसे 3 चौके 12 बचे 1, सॉरी 3 चौके 12 मैंने कहा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरकर 9, ये तुम्हारा 3 से कटेगा। तो आगे से फिर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये इसी से अगर कट गया तो तुम्हारी भाज्य कहलाएगा। अतः 339 क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम एक नंबर ले लें और आगे का जो कि है 631। ठीक है, अगर हम ये 631 तुम्हारा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ ये तुम्हारा भाज्य की आवाज़ है, तो ये तो बड़ी संख्या हो गई। इसको जानने के लिए हमें फिर इसी प्रकार के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम 631 के तुरंत बाद कोई बड़ी 631 के तुरंत बाद पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे कि वो क्या है, तो वो हमारा 676 हमें देखने को मिल जाएगा। क्या चीज़, 676। तो हम देखें 676 किसका पूर्ण वर्ग है, तो 676 हमारा 26 का वर्ग होता है। ठीक है, 26 का अगर ये वर्ग है तो फिर 26 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 26 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं क्या बनेगी, देखिए अगर देखा जाए तो हम 2 से अगर चले तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, 19 के बाद में आ जाता है 23, फिर इसके बाद में कोई है ही नहीं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 17, 19, 23 ये हो गई। अब इनमें से सभी से बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे, किसको, इस दी गई संख्या को। तो अगर इनमें से किसी एक से ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो ये भाज्य है, अन्यथा अभाज्य तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो आप इनमें से किसी भी संख्या से 631 को डिवाइड करेंगे, ये किसी से भी पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये विभाजन का काम आप लोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम सभी को चेक करा के नहीं दिखाया, वो तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे। ये तुम्हारा इस प्रकार से आवाज़ संख्या बन जाएगा। तो एग्जाम में तुम्हारी जो क्वेश्चन आते हैं बस उसमें यही ध्यान देना है। और एक नोट के तौर पे एक चीज़ याद रखना, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, जैसे मान लेते 144 हो गया और उस संख्या को तुम्हारा पूछने लगे कि बताइए भाज्य की आवाज़, तो आँख मीच कर बोल देना वो एक भाज्य संख्या है। क्योंकि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है वो हमेशा भाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पे ये तुम्हारा पूर्ण वर्ग रखा है 676, ये तुम्हारा भाज्य संख्या है। ठीक है, अगर काटने का प्रयास करोगे ये जरूर कटेगा। इसी प्रकार से 369, ठीक है, तो ये भी 369 कह रहे हैं। 289 अगर हम ले लें तो ये भी तुम्हारा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये भी हमारी कटेगी। ठीक है, मतलब किसी न किसी संख्या से, जैसे 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17। ठीक है, तो 17 और ये तुम्हारा 8 3 11 और ये इतना 17 एकम 17, 17 7 119 चला गया। तो ये संख्या 144, 289 ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो भाई ये तो भाज्य होती होती है, इतना याद रखना। तो दी गई संख्या को सबसे पहले तुम्हें देखना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो तो आँख मीच के बोल देना कि वो भाज्य है। जब पूर्ण वर्ग संख्या ना दिख रही है तब जाके तुम्हें ये नियम लगाना है और बारी बारी से देखते जाना है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें विभाजन का काम, विभाजन की प्रक्रिया में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि फटाफट सही से उसको कैलकुलेट कर सकूँ। इसमें गलती भी नहीं होनी चाहिए, अगर गलती नहीं तो फटाक से मान आ जाएगा। अब क्या करते हैं, उसके बाद में हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जो कि हमारी क्या है। हाँ, जैसे संख्या तो वाली दे देगी, हम ये जाने कैसे कि भाई ये 631 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 से लगा के 30 तक
संख्याओं का 2 से लगा के 30 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उनके वर्ग हम तुम्हें मतलब लिखे दे रहे हैं, आप लोग उनको याद कर लेना और कैसे निकलते हैं वो तुरंत हम तुम्हें समझा रहे हैं। तो देखिए तुम्हारी 2 से लगा के 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग दिखाए गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, 2 का स्क्वायर है तुम्हारा 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ऐसे करके, ठीक है। अब ये निकलते कि ऐसे इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। वैसे याद होने के लिए तो मैं मतलब ये बहुत ही 2 से लगा के 20 तक तो बड़ी आसानी से याद रहेंगे, ठीक है। उसके बाद के लिए तो मैं थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन ये निकलते कैसे ये जान लेते हैं, ठीक है। जैसे हम देखो यहाँ पे 13 का निकालना है, तो 13 का निकालना है तो 13 का वर्ग ऐसे लिखा। उसके बाद में क्या है, इस इकाई के अंक का स्क्वायर करो और जो आए उसका इकाई का अंक ही रखना है और शेष को याद रखना है। तो 3 का स्क्वायर तुम्हारा 9 हो जाएगा, जो कि खुद इकाई का अंक है, इसमें कुछ बचना ही नहीं है। अब क्या करना है, तीनों का ऐसे गुणा कर डालो, 2 एकम 2, 2 ते 6, 6 में भी तुम्हें ध्यान देना है, इकाई का अंक ही रखना, जो बचे उसको तुम्हें ध्यान देना, ठीक है। तो चलो यहाँ तो कुछ बची नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, तो तुम्हारा इस प्रकार से ये बन गया। अब जैसे आगे हम ले लेते हैं 23, 23 का अगर हम करेंगे तो देखो 23 के स्क्वायर के लिए वही प्रोसेस, इसका स्क्वायर करो 9 मिला। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 थे 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 को याद रखेंगे। अब ये 2 के स्क्वायर को 4 आएगा और ये तुम्हारा उसी में जोड़ देंगे तो 5 हो गया। तो 529 तुम्हारा इसका बन गया। अब आगे देखते हैं, जैसे 28 का हो गया, 28 के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। तो 64 का हम लोग 4 रखेंगे, 6 को याद रखेंगे, क्लियर। अब उसके बाद में इन तीनों को मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 32 और 6 38, 3 को याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 ये जोड़ दिया तो 7। तो इस प्रकार से हमारा किसका मैंने निकाला, 28 का। तो 28 का स्क्वायर जो 784 वो आ गया। जाहिर सी बात है, ये नियम आप समझ चुके होंगे कि देखिए ऐसे ही करके 2 संख्याओं, मतलब बड़ी से बड़ी ये तुम्हारी 2 संख्या हो ना, ये मतलब कहने का हमारा ये है कि बड़ी से बड़ी तुम्हारी 2 अंकों की संख्या मिल जाए या उससे भी अधिक अंकों की संख्या, उसके भी वर्ग निकल जाते हैं। जैसे अगर हम तुम्हें बता दें क्या चीज़, जैसे मान लेते हैं 98 का हमें निकालना है, तो इसके लिए देखो 8 का स्क्वायर 88, 64 का 4 बचा 6, उसको याद रखो। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई, 2 9 18, 2 9 18 और 18 80 कितना हो जाएगा, 18 80 144 होता है। फिर भी हम देख रहे हैं 88 64 4 6 8 का 8 6 14, ठीक है। तो 18 मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 18, 18 80 144, 144 और जो बचा तो उसको रखेंगे मतलब जोड़ेंगे, तो 144 और 6 तुम्हारा 150, ठीक है। तो इसका 0 रखेंगे तो फिर हमारा अब ये बच जाएगा। अब 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 9 81, तो 81 में यही जोड़ देंगे तो ये तुम्हारा 6 96 हो जाएगा। तो ये 96 जो हुआ इसको यहाँ पे रख दिया, तो ये 9604 हमारा 98 का स्क्वायर बन चुका है। और ये सही है कि गलत, ऐसा जानने के लिए हम लोग 98 गुणा 98, क्योंकि 98 स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं और निकालते इसका मान, ठीक है। तो देखिए 8 इससे मल्टीप्लाई 8 करेगा, 88 64 का 4 कैरी में तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा 6 बचेगा। और उसके बाद में क्या करना है, 8 का इससे 8 में 72, 72 6 78, ये ऐसे लिखा, 9 8 72 2 7 बचा, 9 9 81, 81 और 7 तुम्हारा क्या हो जाएगा 88, 81 7 88, ये 4 4 2 6, अब 8 7 15, 1 बचा तो यहाँ आ गया 9, ठीक है। तो यहाँ कुछ मान हमारा चेंज है, या तो मैंने इसमें कमी कर दी या तो उसमें, हमारे हिसाब से उसमें कमी नहीं हुई है, इन दोनों में से कोई कमी हुई है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कमी हुई है, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पर जोड़ने में गलती कर दी थी, ठीक है। ये 4 हो गया, 8 2 हमारा 10 रहेगा, ठीक है। तो जब 10 रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 1 तुम्हारा जो बचेगा इसमें आके ऐड होगा, तो 1 ये 8 मिलकर तुम्हारा 1 7 8 8 8 16, 16 का तुम्हारा ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर जो 1 आएगा वो इसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 90 तो 9604, इसका मतलब ये होगा कि
इसका ये जो स्क्वायर आया है बिल्कुल सही है, ठीक है, और सही आते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मतलब रूल्स बता रहे हैं, इसी हिसाब से किन्हीं भी दो अंकों की संख्याओं का आप पूर्ण रूप से स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्ग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतना समझना। अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे।